नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, हमें भारत के जो राष्ट्रपति है संसद के एक अंग के रूप में जो होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। कल जो राष्ट्रपति के किस तरीके से निर्वाचन होता है, क्या राष्ट्रपति किस संविधान के अनुसार कार्य करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो संसद के एक अंग के रूप में आपके राष्ट्रपति, भारत का जो एक राष्ट्रपति संवैधानिक शासक होता है, जो प्रथम नागरिक भी माना जाता है, तो इस राष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो कौन कौन से होंगे वो आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। अगर देखें तो अनुच्छेद 53 के अनुसार 52 में तो ये लिखा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में ये बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक शासक प्रथम नागरिक। तो इसके तहत अब राष्ट्रपति बना दिया जाता है, चुनाव हो जाते हैं, 5 साल का कार्यकाल, पद ग्रहण करने के बाद 5 साल कार्य करेगा। समय से पहले भी उसको महाभियोग की प्रक्रिया संसद के द्वारा हटाई जा सकती है, उसके महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि ये संवैधानिक शासक होता है। तो संविधान का उल्लंघन करने पर ही, यानी वो राष्ट्रपति जो कार्य है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है और महाभियोग प्रक्रिया लाके उसको समय से पहले भी हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध भारत में महाभियोग नहीं लाया गया है। तो जो राष्ट्रपति ये कार्य करता है वो संविधान में लिखे गए वो कार्य उसी के अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार यहाँ है संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की शक्ति में राष्ट्रपति में निहित होती हैं, शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में होती हैं। यानी राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्य करेगा और वो कार्य राष्ट्रपति खुद न करके अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने अधीनस्थों के माध्यम से, यानी अपने अधीनस्थ। अब राष्ट्रपति के अधीनस्थ कौन होते हैं? देखो, राष्ट्रपति का संविधान के अनुसार शासक हो गया, चुनाव हो गए, तो राजनीतिक शासक होता है वो प्रधानमंत्री, पीएम, भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, उसकी मंत्रिपरिषद, ये सारे मिलके आपके राष्ट्रपति के कार्यों को करते हैं। एक मंत्रिमंडल और होता है, और जो ये मंत्रिपरिषद शब्द है ये अकेला संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के जो आपातकालीन कार्य हैं वहीं लिखा गया है, अनुच्छेद में ही है, केवल एक ही जगह, और वो भी मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था जब ये मंत्रिपरिषद की अनुमति राष्ट्रपति के लिए निर्धारित की गई थी। तो प्रधानमंत्री जो कार्य है वो इसलिए आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करता है। देखो, प्रधानमंत्री जो कार्य करेगा ना वो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेला तो पूरे कार्य नहीं कर सकता, तो प्रधानमंत्री अपने कार्यों को बांट देता है, तो उसमें मंत्रिपरिषद, इस मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं भारत के वो सारे मंत्री शामिल होते हैं। इसके ऊपर प्रतिबंध लगा के संविधान के माध्यम से व्यवस्था की गई है। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री मिलकर कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं वो आपके राष्ट्रपति के कार्य संविधान के अनुसार, तो वास्तविक शासक हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो इसके कार्य जो होते हैं कौन कौन से हैं राष्ट्रपति के, उस कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांट सकते हैं, बांटा गया है राष्ट्रपति के कार्यों को दो भागों में। पहले हैं इसके शांतिकालीन कार्य, शांतिकालीन कार्य या शांतिकालीन शक्तियां। क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां कौन सी है, और दूसरी आती हैं आपातकालीन शक्तियां, संकटकालीन,
संकट या उसको आपातकालीन कार्य या शक्तियां। देखो क्वेश्चन में राष्ट्रपति के कार्य पूछ सकता है, कार्य की जगह शक्ति दे सकता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए, शक्ति की जगह कर्तव्य दे सकता है कि राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य हैं, कर्तव्य कार्य के अलावा अधिकार भी दे सकता है कि राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं। तो इनमें से कोई सा भी नाम आए वो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं। तो संकटकालीन या आपातकालीन कार्य अलग हैं राष्ट्रपति के, और शांतिकालीन कार्य अलग हैं। तो इस राष्ट्रपति के कार्यों में हम शांतिकालीन कार्य, जो पहले वाले कार्य हैं वो पढ़ेंगे, अधिकार कर्तव्य हैं वो आज पढ़ेंगे। शांतिकालीन का मतलब जब देश में शांतिपूर्ण वातावरण रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है, किसी दूसरे देश के साथ कोई आक्रमण या लड़ाई नहीं कर रहा होता है, देश के अंदर कोई झगड़ा नहीं होता है, जो सशस्त्र क्रांति होती है, यानी देश के खुद के नागरिक अगर कोई लड़ाई करने लग जाएं, आपस में लड़ने लग जाएं, तो वो सशस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। उस समय जो राष्ट्रपति के कार्य किए जाते हैं वो आपके शांतिकालीन कार्य होते हैं। तो पहले जो राष्ट्रपति के कार्य हैं वो हमें, राष्ट्रपति जो कार्य करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से, तो पहले हम नियुक्ति संबंधी कार्य कर लेते हैं। राष्ट्रपति के नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है, तो नियुक्ति संबंधी कार्य, यानी राष्ट्रपति है वो कार्य खुद करेगा लेकिन अधीनस्थों के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री बनेगा तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, और अन्य जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति संबंधी कार्य में सबसे पहले तो आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये याद रखना है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, कहीं आप ये लिख दो कि निर्वाचित, या प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं। कभी आपने सुना क्या कि भाई प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे हैं, अभी ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के चुनाव में खड़ा हुआ है? कभी नहीं होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य में से बनता है, और जिस दल को ज़्यादा सीट मिलेगी उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, यानी बहुमत की इतने व्यक्ति मेरे समर्थन में हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यह आपकी राष्ट्रपति का कार्य। अब इसी में प्रधानमंत्री जो भारत का है उसके जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अब प्रधानमंत्री के कहने पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये व्यक्ति गृह मंत्री होना चाहिए, ये व्यक्ति रक्षा मंत्री होगा, ये व्यक्ति विदेश मंत्री होगा, ये व्यक्ति शिक्षा मंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री के अनुसार या प्रधानमंत्री के द्वारा बताने पर जो भी व्यक्ति मंत्री बनेंगे, तो इन मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी कार्य प्रधानमंत्री, इसके राष्ट्रपति के होते हैं। तो राष्ट्रपति पहला कार्य नियुक्ति संबंधी। इसके अलावा और किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है? देखो देश में ये संसद है, नियम बना दी, अब वो नियम गलत है या सही है उसको वैध या अवैध घोषित है कि ये नियम जनता के हित का नहीं है, तो उसको अवैध घोषित करने का कार्य करता है न्यायालय। तो न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जितने भी न्यायाधीश होंगे उन न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति ये कौन करता है? ये हमारा राष्ट्रपति करता है। जितने भी न्यायाधीश होंगे उन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति का कार्य। इसके अलावा जो आपके उच्चायोग होते हैं या फिर दूसरे देशों में आपके जो राष्ट्रपति के द्वारा उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं उनकी नियुक्ति, उच्चायुक्तों की, जो भी दूसरे राष्ट्र में जाके, जैसे भारत का एक व्यक्ति दूसरे राष्ट्र में जाके कार्य करता जो भारतीयों का ध्यान रखता है, तो उनकी नियुक्ति, और दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आके उच्चायुक्त के रूप में कार्य करता है तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा ये राष्ट्रपति है देश का संवैधानिक शासक, ये पूरे राष्ट्र के लिए कार्य करता है। तो राज्य में भी संवैधानिक शासक होता है, तो प्रत्येक राज्य में संवैधानिक शासक होता है राज्यपाल। ये राज्यपाल होगा, इस राज्यपाल की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये राज्यपाल तो होता है राज्यों में, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक होता है उपराज्यपाल, उपराज्यपाल ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है,
जिस केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा, दिल्ली में उपराज्यपाल विधानसभा है, पुदुचेरी में उपराज्यपाल विधानसभा है, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है, और इसके अलावा नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा है, तो वहाँ उपराज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश बच गए उनमें प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल की जगह उसको नाम दे दिया जाता है प्रशासक। केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति की और किस किस व्यक्तियों की नियुक्ति करता है? हमारा जो CAG है, CAG कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल, जिसको कैग कहा गया है, इस कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जो भारत की आय व्यय का लेखा जोखा होता है उसको संसद में रखवाने का कार्य नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक इसको कहा जाता है। कैग को नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक ये व्यक्ति है जो भारतीय आय व्यय का ब्यौरा संसद में रखता है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति कहेगा तो ये रखेगा। तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में नियुक्ति करता है जो विभिन्न आयोग होते हैं, जैसे भारतीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसके जितने भी आयोगों के अध्यक्षों की, आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, जितने भी आयोग होंगे, जैसे लोक सेवा आयोग, भारतीय लोक सेवा आयोग, महिला आयोग होता है, आयोग नाम याद रखो यहाँ, जिसमें महिला आयोग है। फिर इसके अलावा इस राष्ट्रपति के चुनाव करवाने चाहिए, चुनाव किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग, तो वो भी एक आयोग होगा, तो ये हो गया निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। यहाँ भारतीय निर्वाचन आयोग आएगा। भारतीय या राज्यों के जो चुनाव आयोग होते हैं उसमें चुनाव आयोग जो होंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने भी आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें महिला आयोग होता है, निर्वाचन आयोग होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग, इसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये इतने व्यक्ति हैं मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मुख्य रूप से तो इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है, यानी मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उस मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो जो राष्ट्रपति है वो आपके राज्यों के जो केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आपका उपराज्यपाल होता है, किसमें राज्यपाल भी होता है राज्य में, तो उनकी नियुक्ति है आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये मुख्य रूप से राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी कार्यों में पहला कार्य जो संकटकालीन कार्य न बता के यहाँ शांतिकालीन, जब देश में शांति व्यवस्था, शांतिपूर्ण वातावरण रहता है, उस समय इन व्यक्तियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ आपके जो न्यायाधीश हैं, तो राज्य का जो उच्च न्यायाधीश होगा, किसी भी राज्य, जैसे राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार उससे परामर्श लेके नियुक्ति करेगा। तो संघीय लोक सेवा आयोग, जो जितने भी आयोग हैं, जितने याद रखो, जितने भी आयोग होंगे उन प्रत्येक आयोगों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो शांतिकालीन कार्यों में पहला नियुक्ति संबंधी कार्य याद रखना है। तो नियुक्ति संबंधी कार्य में भी आपके जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री। दूसरा अगर कार्य हम देखें तो वो होता है वित्तीय कार्य, विधि संबंधी कार्य रख देते हैं पहले। विधि यानी कानून निर्माण, कानून बनाना, कानून के संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही, कि कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, जैसे एक तो नया राज्य बनाना, नए राज्य बनाना, राज्य की सीमा परिवर्तन करना, सीमा बदलना, किसी भी राज्य की सीमा को कम बेशी करना है तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। विधि कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, अनुच्छेद 111 के अनुसार किसी भी नियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे,
उसी के बाद में वो कानून है वो बनेगा, क्योंकि विधि निर्माण संसद करती है, संसद के दोनों सदनों में से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तो नया राज्य बन सकता है, नया कानून बना सकते हैं, और आपके राष्ट्रपति का कार्य। इसके अलावा जो राष्ट्रपति के दूसरे कार्य विधि या कानून निर्माण संबंधी कार्य में आपका नए राज्य बनाना है। इसके अलावा कोई भी कानून बनाने संबंधी याद रखो कि देश के लिए कोई भी नया कानून बनाया गया, चाहे राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, चाहे संविधान संशोधन के लिए माध्यम से कोई नया कानून बनाना हो, तो सारे नए कानून बनाने संबंधी, जैसे नए राज्य की किसी राज्य बना दिया एक राज्य का विभाजन करके, या उस राज्य की सीमा में बदलाव कर दिया कि सीमा ज़्यादा कर रही है या कम कर रहे हैं, तो ये सारे कार्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद में धन विधेयक संबंधी कार्य हम देखें। धन वित्त है 107, ये धन विधेयक है, तो धन विधेयक 110 के अनुसार धन विधेयक संबंधी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और क्या होता है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल पहले, पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में। पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा, क्योंकि धन पर भारत सरकार का नियंत्रण होता है, भारत की जनता का धन होता है, तो इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति लेके धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है। तो धन विधेयक संबंधी जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होते हैं। इसके अलावा धन संबंधी जो भारत की संचित निधि है, जिसे विभिन्न व्यक्तियों को पैसा जो तनख्वाह दी जाती है, तो संचित निधि से धन निकालना, ये भी जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के धन विधेयक संबंधी होते हैं। तो धन विधेयक संबंधी कार्य में संचित निधि से धन निकालना है, नया टैक्स कोई लगाना है, तो ये कार्य आपके धन विधेयक के रूप में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में रख के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर संबंधी कार्य हो जाएंगे। इसके अलावा जो देश का दूसरा कार्य अगर वो देखें तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम या पहला विधि अधिकारी, विधि यानी कानून बनते हैं, तो कानून जो बनाए गए वो न्यायालय न रोके, उसमें कोई कानूनी बाधा पैदा न हो, आंदोलन न हो, तो वो महान्यायवादी होता है। प्रथम विधि अधिकारी जो भारत का कहलाता है, उस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, आपके राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी जो राष्ट्रपति के अनुसार नियुक्त किया जाता है, और ये महान्यायवादी भारत का पहला विधि प्रथम विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी, अटॉर्नी जनरल भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में जो राष्ट्रपति के सामान्य कार्य कहलाते हैं, जो हमारा राष्ट्रपति है वो देश में संविधान के माध्यम से सबसे ऊपर रखा गया है राष्ट्रपति को, संवैधानिक शासक के रूप में। तो इसमें जो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर ये राष्ट्रपति होता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति कहलाता है। याद रखेंगे, तो सेनापति जो होगा तीनों सेनाओं का वो आपका राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का मिला के। आज तो इन तीनों सेनाओं के लिए एक CDS की भी नियुक्ति कर दी गई है, जो जनरल विपिन रावत है, तीनों सेनाओं में कम्बिनेशन के लिए। तो तीनों सेनाओं का कमांडर, सर्वोच्च कमांडर, वो राष्ट्रपति के बाद में था CDS। इसकी नियुक्ति या जो कमांडर की नियुक्ति होगी, या तीनों सेनाओं के जो सेना के अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है। इसके अलावा जो संधि या समझौते जो भी किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। संधि या समझौते किसी भी देश से करना है, किसी भी देश से जो संधि समझौते किए गए हैं वो आपके राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं, प्रधानमंत्री कर देता है, तो हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होगा तो ही वो संधि समझौता माना जाएगा। या किसी देश से जो
कूटनीतिक समझौते होंगे। कूटनीति का मतलब क्या होता है? चालाकी से। अभी जो यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में भारत के जो बच्चे वहाँ रह रहे थे, मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो भारतीयों बच्चों को प्रधानमंत्री ने उस देश से निकाला, सारे बच्चों को निकाल लिया। किस तरीके से निकाला? इस चालाकी कूटनीति के माध्यम से। नहीं तो अन्य देश को जो लोग हैं, बच्चे वहाँ रह रहे हैं, मारे गए। तो भारत ने कोई ऐसे समझौते किए हुए थे, या फिर भारत का कूटनीतिक दबाव ऐसा रहा कि रूस को और यूक्रेन को अपना युद्ध भी रोकना पड़ा और भारतीय बच्चों को वहाँ से लेके आया गया। तो ये राष्ट्रपति का जो संधि किसी भी देश से करेंगे प्रधानमंत्री, नाम राष्ट्रपति का रहेगा। जो संधि समझौते हैं वो किए जाते हैं। कूटनीतिक कार्य में भी प्रधानमंत्री ही करता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो, लेकिन अंतिम रूप से आपके राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने से वो कार्य मान लिया जाता है। नियुक्ति संबंधी हो गए। इसके बाद में जो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक अंग के रूप में होता है, तो संसद के जो 2 सदन हैं, तो उसमें नियुक्ति के बाद में मनोनीत, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति भी करता है, तो मनोनीत संबंधी कार्य, मनोनीत के कार्य, राष्ट्रपति कौन से कार्य मनोनीत के संबंधी कार्य करता है, यानी किन किन व्यक्तियों को मनोनीत। मैंने राष्ट्रपति के या आपकी जो लोकसभा बताई थी, राज्यसभा बताई थी, उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति कितने कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्यसभा में कितने, लोकसभा में कितने। तो ये मनोनीत संबंधी कार्य राष्ट्रपति के होते हैं, इसके अलावा और कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। तो मनोनीत के कार्य में लोकसभा में, दोनों सदनों के नाम अलग लिख के बता रहा हूँ, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, आपको बताया था पहले। लोकसभा के सदस्य हैं, उनमें से निर्वाचित और मनोनीत 2 ही प्रकार के। निर्वाचित जनता चुन देती है, जनता वोट देके उसको चुन के आपकी संसद के एक सदन के लोकसभा के रूप में भेज देती है। कुछ सदस्य होते हैं तो वो जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो वो याद रखोगे 2। राष्ट्रपति मनोनीत करता है 2, और आंग्ल भारतीय, इसे एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन भी कह सकते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके अलावा ये तो लोकसभा में, इसके अलावा जो इसका दूसरा सदन है राज्यसभा, क्योंकि ये भी आपकी संसद का एक सदन है, तो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है 12 सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत? टोटल 2 और 12 14 सदस्य मनोनीत होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है, या फिर संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो 14 याद रखोगे, 2 और 12। क्वेश्चन ये होता है कि लोकसभा में देखो, एक चीज याद रखो तरीको भी है कि इका टोटल सदस्य होंगे 552, अधिकतम हो सके, और वर्तमान में 545 हैं। तो इमा देखो इका ज्यादा जे, और राज्यसभा का सदस्य जे 250 और वर्तमान में 245। तो याद रखो तरीको ये है कि जी का ज्यादा से बिम तो कम, और जी का कम से बिम ज्यादा। तो कम तो इम से, तो इम कम से ना, एक मायने ज्यादा होगा 12। अब 12 को इ 2 ने अठीन लिख दो तो एक मायने 2 होगा। या फिर याद रख ली भाई लोकसभा में ज्यादा हो से 52 में सु 2, 2 तो राष्ट्रपति मनोनीत करेगो अंग्रेजा के लिए, क्योंकि अंग्रेज गया तो आपको प्रतिनिधि कम ही रह लो, तो आपको 2, और लोकसभा जो है 2 होगा के बाद में राज्यसभा में 12, ई 2 का अठीन एक दंड और लगा दे तो 12 होगा। यानी इनमें ज्यादा से तो इनमें कम से तो ज्यादा सदस्य। अब 12 सदस्य कौन सा क्षेत्र में, जी एंग्लो इंडियन से, तो एक मायने कला, पत्रकारिता भी हो सकती है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी पत्रकार जो होते हैं ना आपके, उसके क्षेत्र में। कला हो गए या साहित्य, कोई भी बहुत अच्छा लेखक होता है, साहित्य, या फिर समाज सेवा, समाज सेवा, सामाजिक क्षेत्र भी हो सकता है, समाज सेवा की जगह सामाजिक क्षेत्र, और विज्ञान यानी वैज्ञानिक। अब क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से पूछता है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2,
और सामाजिक क्षेत्र से कितने सदस्यों को? 12। इनमें से कोई सा भी एक नाम आ जाए तो भी 12 रखेंगे। कला साहित्य हो गए, पत्रकारिता हो गई, आपके विज्ञान हो गई, सामाजिक सेवा, समाज सेवा हो गई, इनसे संबंधित आपके राष्ट्रपति ये हो गए मनोनीत संबंधी कार्य। इसके बाद में राष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो न्यायिक संबंधी कार्य। न्यायिक संबंधी में समाधान भी आता है। न्यायिक संबंधी कार्य में कौन सा आता है? समाधान। और अनुच्छेद कल बताया था, जैसे राष्ट्रपति के अनुच्छेद जो बताए गए थे 52 से 72 तक, तो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति फांसी को माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, और वो बताया गया था दया याचिका के माध्यम से। जब राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई जाती है तो इसके माध्यम से राष्ट्रपति इन कार्यों को करके उस व्यक्ति को, अगर जिसको न्यायालय के द्वारा फांसी दे दी गई है, फांसी की सजा दे दी गई है, तो उसको राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है कि इसको कोई सजा नहीं मिलेगी। यानी 3 प्रकार से, या तो राष्ट्रपति इसको पूर्ण रूप से माफ कर देगा कि चलो तेरे को कोई सजा नहीं दी गई है, या राष्ट्रपति उसे सजा को कम कर देगा कि आपको ये सजा है, मृत्युदंड दिया गया है तो इसको हम कम कर देते हैं। तो इस तरीके से एक समाधान या न्यायिक संबंधी कार्य राष्ट्रपति के। देखो न्यायिक कार्य में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति संबंधी होता है वो भी आपके नियुक्ति संबंधी वाले में भी है, न्यायाधीशों वाले कार्य। और न्यायिक कार्य आपका जो न्यायाधीश हैं उसको न्यायिक कार्यों में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि समाधान किसको देगा? न्यायालय के द्वारा सजा दी गई तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य भी यहाँ आप शामिल कर सकते हो। वित्तीय जो धन विधेयक संबंधी हो गया, धन विधेयक राष्ट्रपति, वित्त संबंधी भी याद रखेंगे। यानी वित्त संबंधी का मतलब भारत के वित्त पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। जो हमारा वित्त है, पैसा है, धन दौलत है, वो सारा राष्ट्रपति के नियंत्रण में ही रहता है। इसके बाद में जो राष्ट्रपति का आगे वाला कार्य वो एक न्यायिक संबंधी कार्यों के बाद में इसी से संबंधित कार्य अगर देखा जाए तो सलाह संबंधी कार्य। अब ये सलाह संबंधी कार्य आपकी न्यायपालिका का कार्य भी होता है। क्वेश्चन आता है ना न्यायपालिका का सलाह संबंधी कार्य, तो ये अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह संबंधी कार्य भी दिया गया है। अब सलाह का मतलब यहाँ क्या है? सलाह है लेना, परामर्श संबंधी कार्य भी इसको बोल सकते हैं, परामर्श सहायता संबंधी कार्य बोल सकते हैं। और समाज सलाह या परामर्श संबंधी कार्य मुख्य रूप से 2 होते हैं। और सलाह किन से लेगा? न्यायालय से। और न्यायालय भी किससे? न्यायालय जो है हमारा सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, भारत का न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय मत लिखना भाई, उच्च तो राज्य में वाला होता है, राज्य वाले न्यायालय से सलाह नहीं लेता है, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है। क्या सलाह लेता है? कि कोई भी कानून बनाया राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर रहा है तो सलाह लेते समय राष्ट्रपति सोचता है कि उसको रोकने दिया जाए न्यायालय के द्वारा, तो मैं न्यायालय से सलाह ले लेता हूं कि ये सही है या गलत। और अभी तक सलाह संबंधी राष्ट्रपति ने इस न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से जो सलाह ली है 14 बार संदर्भ लिया है। 14 बार राष्ट्रपति ने न्यायालय से सलाह ली है और इसको संदर्भ भी कहते हैं कि 14 बार संदर्भ लिया है। क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रपति ने न्यायालय से कितनी बार सलाह ली है? 14 बार सलाह ली अब तक। भारत का आज़ादी या संविधान लागू होने के बाद में राष्ट्रपति ने 14 बार। तो न्यायालय है वो राष्ट्रपति को सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। देखो सलाह मांगने पर सलाह 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सामाजिक या सामान्य सलाह जो कोई नियम बनाए उससे संबंधित, एक सलाह होती है संवैधानिक। सलाह 2 प्रकार की जो होती हैं उसमें एक सलाह होती है संवैधानिक सलाह। अब देखो यहाँ क्या है कि ये दोनों सलाह है ना, इनमें से न्यायालय है ये 2 सलाह, सामान्य और संवैधानिक। सामान्य सलाह है वो न्यायालय दे भी सकता है
और नहीं भी दे सकता। वो न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है कि सामान्य सलाह है देगा या नहीं देगा, वो आपके इस न्यायालय पर। लेकिन संवैधानिक जो सलाह है वो न्यायालय देने के लिए बाध्य है। यहाँ तो ये सलाह तो देने को बाध्य है। कौन सी सलाह? संवैधानिक। संविधान के अनुसार अगर कोई सलाह राष्ट्रपति ले रहा है न्यायालय से तो वो सलाह तो देना जरूरी होगा। ये सलाह सामान्य सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी हमारा न्यायालय ये सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब राष्ट्रपति सलाह को माने या नहीं माने, सलाह को माने या नहीं, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर होता है। राष्ट्रपति की इच्छा होती है तो मान भी सकता है और राष्ट्रपति की इच्छा नहीं हो तो उसको नहीं भी मानेगा। लेकिन अब तक 14 बार सलाह ली गई, राष्ट्रपति ने न्यायालय से पूछ भी लिया कि ये नियम लागू करें या नहीं करें, इसमें कोई कमी की जाए या नहीं की जाए। तो इस तरीके से सलाह संबंधी जो कार्य है अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। इसके बाद में जो अगला कार्य है, यानी राष्ट्रपति ये सलाह है परामर्श। 2 प्रकार की सलाह होती है 143 के अनुसार न्यायालय से, और ये याद रखना केवल सुप्रीम कोर्ट से, भारत वाले न्यायालय से लेगा, राज्य के न्यायालय से सलाह नहीं लेगा। और सलाह 14 बार ली गई। न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है वैसे तो, लेकिन 2 में से संवैधानिक सलाह वो तो देना जरूरी है। सामान्य सलाह देने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं, दे भी सकता है और नहीं भी देगा। राष्ट्रपति को कह सकता भाई मैं सलाह नहीं दे सकता, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। लेकिन राष्ट्रपति ने ये सलाह इनसे ली और अब सलाह दे भी दी गई। 14 बार सलाह मांगी गई है तो सलाह दी है न्यायालय ने कि हाँ ऐसे करो, परामर्श दिया है कि आप ऐसे नियम बनाओ, कार्य करो। अब न्यायालय के बाद में ये राष्ट्रपति ने सलाह लेने के बाद में राष्ट्रपति की इच्छा होगी तो मान सकता है और नहीं मान सकता। क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यायालय की दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, नहीं है, मान सकता है, नहीं मान सकता। तो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। इसके बाद में राष्ट्रपति का जो एक सामान्य या शांतिकालीन जो कार्य होता है वो कार्य एक प्रमुख, क्योंकि जब देश में नियम बनाए जाते हैं वो आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो नियम लागू होते हैं, बनाए जाते हैं। तो देखो जब कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, क्योंकि 3 सत्र होते हैं आपको बताए गए थे संसद के, और उसके बीच में अगर किसी कानून की जरूरत पड़ गई कि यार नया कानून चाहिए, भी संसद के जो सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा वाले ये इकट्ठे हो नहीं रहे, छुट्टी चल रही है, तो कोई कानून की जरूरत पड़ गई, तो उस समय राष्ट्रपति को एक अध्यादेश, ये अध्यादेश का मतलब राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया आदेश, नियम, और अध्यादेश 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जब अध्यादेश कब? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, कि संसद को सत्र कौन चल रही है और संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब कानून की जरूरत होने पर, जब भी, क्योंकि कानून संसद बनाती है, नियम संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, तो संसद के द्वारा ये नियम बनाए गए, और जब ये संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, आपके राष्ट्रपति भी नहीं होते हैं संसद के सत्रों में, तो इस समय नियम की जरूरत पड़ गई, कानून बनाना है, तो देखो संसद के सत्र नहीं चल रहे होने पर, नहीं चलने पर, कानून की जरूरत होने पर राष्ट्रपति एक आदेश निकालता है कि ऐसा कानून हो जाना चाहिए, कि लड़ाई होगी और नया कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, कि कहीं ना कहीं आक्रमण न रोको, तो राष्ट्रपति आदेश देगा कि ऐसा कार्य कर लो। तो उस समय राष्ट्रपति का जो दिया गया अध्यादेश है वो 6 माह तक, जिस तारीख को दिया जाता है वो 6 माह तक चालू रहता है, 6 माह तक मान्य होगा। राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया है, अध्यादेश निकाला है, अध्यादेश को निकालता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के द्वारा निकाला गया अध्यादेश
6 माह तक रहेगा और 6 माह के बाद में वो समाप्त हो जाएगा। फिर भी अगर संसद का सत्र नहीं चला तो उसको आगे 6 माह तक दोबारा अध्यादेश जारी करके नया कानून बना सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया और संसद के सत्र शुरू हो गए तो उस आदेश को 6 सप्ताह में, तो 6 सप्ताह में, 6 सप्ताह का मतलब लगभग 1.5 महीना हो जाता है, यानी 7 6 42 दिन, कितना दिन, 42 दिन, यानी 1.5 माह है। 1.5 महीने में संसद से पारित कराना जरूरी है, नहीं तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, वो अध्यादेश मान्य नहीं होगा। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश निकालने संबंधी अधिकार जो दिया गया है कार्य है अनुच्छेद 123 के अनुसार। 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश कब जारी किए जाते हैं? जब संसद के सत्र किसी भी कारणवश आयोजित नहीं किए गए हैं, संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं और कानून की अगर जरूरत पड़ गई कि भाई नया कानून बनाना है शांति व्यवस्था के लिए, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश एक आदेश निकालकर कि ऐसा नियम मान्य होगा। जैसे छोटा सा उदाहरण देके बताऊं कि स्कूलों में छुट्टी कर दी मास्टरों ने, अध्यापकों ने, सारों ने, तो उस समय उस मास्टर अध्यापकों को स्कूल में कैसे लाया जाए, और संसद नहीं चल रही, क्योंकि शिक्षा एक केंद्र का विषय भी होता है, राज्य का भी होता है, केंद्र का भी होता है, क्योंकि समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का विषय है। तो उस समय संसद नहीं चल रही, विधानसभा नहीं चल रही, तो अब अध्यापकों को किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में वापस लाया जाए। अब संसद नहीं चल रही तो नियम बनाएगा, तो राष्ट्रपति उस समय एक आदेश निकाल सकता है इच्छा के अनुसार कि जो अध्यापक स्कूलों में नहीं आ रही उसको रिटायरमेंट माना जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा समय दे दिया जाएगा, 10 दिन 5 दिन में वो स्कूल में आए, नहीं तो रिटायरमेंट मान लिया जाएगा। अब संसद अगर शुरू हो जाती है और नहीं होती है, शुरू हो गई तो उसको 6 सप्ताह के अंदर उससे राष्ट्रपति के द्वारा ये आदेश किया गया कि अध्यापकों को रिटायर मान लिया जाएगा। वो संसद में रखा जाएगा, बहस विचार विमर्श होगा, दोनों सदनों में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होगा तो वो मान्य हो जाएगा संसद के सत्र शुरू होने के बाद। और ऐसा सत्र शुरू नहीं होता है तो ऐसा आदेश 6 माह तक, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि 6 माह तक होती है संसद के सत्र नहीं चलने पर। और संसद का सत्र चालू हो जाता है तब 6 सप्ताह में संसद से उसको पारित करवाना जरूरी होता है। अगर पारित नहीं करवाया जाता है, कितने दिन में? 6 सप्ताह 42 दिन का समय अध्यादेश का संसद के सत्र को शुरू होने तक होने के बाद कितने दिन में पारित करवाना जरूरी है? वो है आपका 6 सप्ताह 42 दिन में। इसके अलावा राष्ट्रपति के 1-2 कार्य और हैं, क्योंकि संसद के जो सत्र आयोजित किए जाते हैं, जितने भी सत्र आयोजित किए जाएंगे वो सत्र, देखो उसमें एक ये भी हो सकता है कि जो शपथ दिलाने का कार्य भी आपका राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन संसद के सत्र बुलाना, संसद का जो सत्र है वो बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के सत्र को स्थगित करना, संसद के सत्र को स्थगित करना कि यह संसद का सत्र इतने दिन रहेगा। जो नई संसद के बाद प्रथम सत्र में अभिभाषण, ये अभिभाषण क्या होता है कि नई संसद गठित की गई तो ये नई संसद किस तरीके से कार्य करेगी, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा नई संसद के प्रथम सत्र में। और जो हर साल संसद के जो प्रथम सत्र होते हैं, प्रथम सत्र में भाषण देना, यह आपके राष्ट्रपति के द्वारा कार्य, अभिभाषण प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा जो राष्ट्रपति का एक कार्य और है कि संसद में जो
अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं, संसद के सत्र अधिवेशन। तो कोई नया कानून बन गया, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, तो यहाँ संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त सत्र भी इसको कह सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। देखो एक मिनट, यहाँ संसद के सत्र बुलाए वो राष्ट्रपति संयुक्त बुलाता है या फिर वैसे बुलाता है? तो 3 सत्र होते हैं उनमें से। अब सत्र को बुला दिया और सत्र को स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है कि ये सत्र 20 दिन, महीने, 2 महीने चलेगा। लेकिन जब इस संसद के जो सत्र, जैसे लोकसभा के सत्र चल रहे हैं, लोकसभा के सत्र, जैसे बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र में जब हो हल्ला होता है, जिस दिन बैठक चल रही होती है उस दिन उस सत्र को या बैठक को स्थगित राष्ट्रपति नहीं करता है। कभी कभी देखो ना, बैठक आज 1 घंटे के लिए स्थगित की गई, 2 घंटे बाद में फिर से संसद की बैठक होगी, लोकसभा की बैठक होगी, तो वो बैठक को स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष या सभापति को ही होता है। जो सभापति है वो ही बैठक को, जैसे लोकसभा की, अगर यहाँ याद ये रखना है कि लोकसभा का सत्र बुलाया जा रहा है कि कब से लोकसभा का सत्र 10 तारीख से, तो राष्ट्रपति बुलाएगा, राष्ट्रपति कह देगा लोकसभा के सारे सदस्यों को कितने दिन से आना है, इस तारीख से सत्र शुरू होगा। अब सत्र शुरू हो गया और संसद में हो हल्ला हो गया, लोकसभा में हो गया या राज्यसभा में हो गया, तो उस दिन के लिए राष्ट्रपति रोज थोड़ी उस लोकसभा या राज्यसभा में बैठा रहेगा। उसका जो अध्यक्ष होता है, सभापति, वही तो रहता है ना, अध्यक्षता करता है वही, तो वो उस सत्र को उस दिन के लिए, वह 2 घंटे बाद में फिर से शांतिपूर्ण वातावरण हो जाए, घूम के आ जाओ सारे विधायक, सांसद हो, उसके बाद में इसको सत्र को आयोजित करेंगे। तो जो संसद के सत्र है वो लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा को, सत्र केवल राष्ट्रपति बुलाता है, स्थगित भी करता है, लेकिन सदन को कुछ समय के लिए स्थगित अध्यक्ष सभापति करेगा। जो संयुक्त अधिवेशन है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति बुला लेगा कि संसद का संयुक्त अधिवेशन में आपकी राज्यसभा भी शामिल होती है। दोनों सदनों का एक ही जगह अधिवेशन होता है, सभा होती है, सम्मेलन होता है, और उसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता 118 के शब्दकोश 4 के अनुसार अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा अध्यक्षता? लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों, आपके राष्ट्रपति के जो शांतिकालीन कार्य मुख्य रूप से यही कार्य होते हैं। इसके अलावा अब जो दूसरे कार्य आएंगे आपके राष्ट्रपति का, संकटकालीन, जब देश में संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, संकटकालीन वातावरण पैदा हो जाता है, देश पे आक्रमण, हमला हो गया, लड़ाई हो गया, उस समय राष्ट्रपति के कार्य अलग होते हैं। उस समय पूरे देश की शक्ति राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति में निहित हो जाती है। तो वो संकटकालीन कार्य बाद में देखेंगे आगे वाली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों राष्ट्रपति के शांतिकालीन कार्य याद रखना। क्वेश्चन पहले, राष्ट्रपति के कार्य को सामान्य रूप से कितने भागों में? 2 भागों में, शांतिकालीन और संकटकालीन। संकट काल के लिए तो आपको 3 ही अनुच्छेद याद रखना है, 352 तक, 52 से 60 याद रखो, या तो 352 से 60 या 352, 456 और 460, 3 ही अनुच्छेद होंगे मुख्य रूप से, वो बता देंगे राष्ट्रपति के संकटकालीन कार्यों के तहत। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू, आपको धन्यवाद, इतना ही बहुत है।